आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन के बारे में। और अगर बात की जाए ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग कहा जाता है सांस लेने को। और जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू स्टेप्स में। फर्स्ट, जिसे कि इनहेलेशन कहा जाता है, जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं यानी कि अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। और सेकंड जो है उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है, जिसमें हम एयर को एक्सेल करते हैं यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। और इसी तरह से जब हम एयर एक्सेल करते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है, और वो फिर उसे क्या किया जाता है, बाहर एक्सेल किया जाता है। इसमें जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डायफ्राम है। इसके अलावा हम देख रहे हैं रिब्स जो हैं, रिब केज बनाती हैं, और इन रिब्स के दरमियान में जो मसल्स मौजूद होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आते हैं। जिस यहाँ पर हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल द प्रैक्टिकल स्टूडेंट, और उसकी एनिमेशन को हम देखेंगे। इसको हम इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ये एरो भी देख रहे हैं, जिसे कि इनहेलेशन और इंस्पायरेशन कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सलेशन और एक्सपायरेशन, जिसमें कि ब्रीद आउट किया जाता है। जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें हम क्या करें, ब्रीद इन कर रहे हैं, और दूसरे में हम देख रहे हैं कि ब्रीद आउट, जिसमें हमें ये जो एरोज हैं ये भी बता रही हैं कि किस तरह से एयर की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन है। अब अगर हम दोबारा से अपनी इस डायग्राम के ऊपर आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डायाफ्राम जो है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसकी डोम शेप है, इसे डायाफ्राम कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मूव करता है डाउनवर्ड। और जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो जो लंग्स हैं और ये जो कैविटी है, जिसे कि थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, ये एक्सपेंड कर जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एयर प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं थोरेसिक कैविटी जो है वो बढ़ गई है, प्रेशर कम हो गया है। तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। यानी कि वो किस तरफ को मूव कर रही है, अब लंग्स के अंदर मूव कर रही है। और ये क्या है, ये इंस्पायरेशन है। मजीद समझते हैं हम यूट्यूब का एक चैनल, जिसे कि 2D 3D एनिमेशन एंड एक्सप्लेनर की एक वीडियो से। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, और हम देखते हैं कि जो डायाफ्राम है वो मूव करता है। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं डायाफ्राम को अलग से, कि इसकी जो शेप है वो कैसी है। और डायाफ्राम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये जो रीजन है ये एब्डोमेन रीजन है। ऊपर जो है वो हम कहते हैं थोरेसिक रीजन या थोरेसिक कैविटी है। और यहाँ पर क्या मौजूद है, लंग्स और रिब्स। तो डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, वो एक किस्म की पार्टीशन भी कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अब जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट से हम देख रहे हैं कि कैविटी जो है वो हमें ऊपर और नीचे को मूव करती हुई नजर आ रही है। यानी कि हमें क्या नजर आ रहा है, हमें इस तरह से नजर आता है ऐसे बाहर की तरफ को निकली हुई है, एरिया इसका इंक्रीज कर गया। इसके अलावा जो और मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में, उन्हें कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि इन रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम और अगर आप गौर से देखें तो आप देख रही हैं कि इस टाइम के ऊपर हमें थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हुई हुई लग रही है, बड़ी हुई लग रही है। और ये एरिया ज़्यादा लग रहा है, जैसे यहाँ पर हम इस एरो से देख रहे हैं। और अब हम देख रही हैं कि हमें क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हुई हुई लग रही है।
तो ये किस तरह से पॉसिबल होता है, इसके समझने के लिए हम अपने सामने साथ इस डायग्राम को देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब इंस्पायरेशन होती है, यानी कि हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी शेप, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें लेस डोम जो है वो लग रही है, यानी कि ये नीचे की तरफ को हुआ हुआ है। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जो ये वाले हैं, ये जो अभी हम साथ में यहाँ पे करें, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, और जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ को मूव करती हैं। तो ओवरऑल जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। और अगर हम दोबारा से एनिमेशन को प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ना कि अभी ये जो एक्सपेंड हुआ है, तो उसमें डायाफ्राम प्लस जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ये ओवरऑल एरिया इसका बढ़ गया है। और जब इसके ऑपोजिट होता है तो क्या होगा कि इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा, और वो कब होता है, एक्सपायरेशन में। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलनी होती है, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। तो डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो ये जो ब्लू लाइन हम देख रहे हैं ना, ये डायफ्राम को शो कर रही है, जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी शेप को भी देखें तो हम देख रहे हैं कि इसकी शेप जो है वो अभी ऐसे है जब ये एक्सपायरेशन होती है, और इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में हम देख रहे हैं कि ये हमें इधर नज़र आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस इसका समझ आएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो कि ये वाले हैं, वो अब रिलैक्स करेंगे। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि यहाँ पर हैं, ये क्या हैं, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इन दोनों के मतलब इनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से, और डायफ्राम के और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स करने से जो चेस्ट कैविटी है वो और लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर हम इसके एरिया को इस एरिया के साथ कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि अब जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज डिक्रीज हो गया है। जैसे आप सांस लेते हुए भी अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपकी जो कैविटी है या वो बाहर और अंदर की तरफ हो रही है। और जब इस तरह से होता है तो जो हमारे लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी प्रेशर की, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर अब कहाँ पर इंक्रीज हो गया, अब प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, और बाहर जो प्रेशर है एयर का वो कम हो गया है। तो अब इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि अब एयर जो है वो मूव कर जाएगी बाहर की तरफ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायफ्राम और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब के जो है वो एक्सपैंड करता है, और प्रेशर जो है वो अंदर कम हो जाता है एयर का, और बाहर से एयर मूव करती है अंदर की तरफ। और जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सपायरेशन होती है, तो उस टाइम के ऊपर जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है, और इसी तरह से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, और जो जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो उस टाइम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो रिब केज है वो स्मॉल हो जाती है, और फिर एयर मूव करती है आउटसाइड। जैसे कि इस डायग्राम में हमने इन दोनों मसल्स को काफ़ी डिटेल में देखा। अब अगर हम दोबारा से अपनी एनिमेशन को प्ले करें तो यहाँ पर हम जो है वो मूवमेंट देख रहे हैं, और इस मूवमेंट में जो है वो हम देख रहे हैं डायफ्राम और ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कंबाइंडली काम करते हैं, और हमें थोरेसिक कैविटी को अगर आप गौर से देखें तो क्लियर कट हमें वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंस्पायरेशन जिसे कि इनहेलेशन और एक्सपायरेशन जिसे कि एक्सहेलेशन कहा जाता है, कलेक्टिवली हम इसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन के बारे में।